आज से हमारा हिंदी व्याकरण का क्लास शुरू होता है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले चैप्टर का क्या नाम है? भाषा, लिपि और व्याकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें भाषा के बारे में और लिपि के बारे में पढ़ना है तथा व्याकरण के बारे में पढ़ना है। हम इस चैप्टर के माध्यम से भाषा, लिपि और व्याकरण को जानेंगे कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। पहले आता है हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक भाषा। भाषा के बारे में बच्चों हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है और इस क्लास में भी हम स्टार्टिंग भाषा से ही करते हैं। भाषा क्या है, भाषा कहते किसे हैं? तो भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे की बात को खुद सुनकर समझते हैं, दूसरे की बात को समझते हैं, अपनी बात को उसे समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। साधारण सी बात है कि हम अपनी बोलचाल में जो ले आते हैं, जैसे हमारे विचारों का आदान प्रदान जो होता है, जिसके द्वारा होता है, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। समझने की बात है कि हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इसी प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। ठीक, देखिए इस चित्र में लिखा है, महक कल तुम कहाँ गई थी। ये पूछ रही है, ये लड़की पूछ रही है, अब बता रही है, जूही कल मैं पापा के साथ चिड़ियाघर गई थी। इसने कहा महक तुम कहाँ गई थी, तो ये लड़की समझ गई इसकी बात कि ये क्या पूछ रही है। तो इसने बताया कि मैं पापा के साथ कल चिड़ियाघर गई थी। ये किसके द्वारा ये सब बातें हो रही हैं? भाषा के द्वारा। इसने अपनी भाषा में इससे पूछा और इसने उसी भाषा में इसे जवाब दिया। ये किस भाषा के अंतर्गत आता है? मौखिक भाषा। ये दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान बातचीत करके कर रही हैं, इसलिए ये मौखिक भाषा है। यहाँ देखिए ये मैडम पढ़ा रही हैं, इन्होंने लिखा है हिंदी एक सरल, सुबोध तथा सशक्त भाषा है। हिंदी एक सरल, सुबोध तथा सशक्त भाषा है। तो इन्होंने बोलकर नहीं बताया है, इन्होंने लिख कर बताया है। ठीक, अध्यापिका लिख कर बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ये किस भाषा के अंतर्गत आ रहा है? लिखित भाषा के अंतर्गत आ रहा है। इसलिए हम अपनी बात को लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं, बोलकर भी प्रकट कर सकते हैं। हम अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए जो भी माध्यम अपनाते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए लिखा है भाषा के विषय में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, इसके विषय में और गहराई से जानें। हमने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया है कि भाषा क्या होती है। आप लोगों का क्लास जैसे बढ़ेगा वैसे आप लोगों का चैप्टर थोड़ा और बड़ा होते जाएगा, आप लोगों को उसे विस्तार से समझना है। पहले चित्र में जूही बोलकर महक से कुछ पूछ रही है। पहले चित्र में जूही बोलकर महक से कुछ पूछ रही है और महक सुनकर उसकी बातों का उत्तर दे रही है। दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर अपनी बात बता रही हैं और बच्चे पढ़कर उनकी बात समझ रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। यही प्रक्रिया भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाव और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो भाव और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। ये आपके भाषा की परिभाषा है कि भाव और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा से क्या मतलब है या भाषा से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या बताएंगे?
भाव और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। पशु पक्षी भी ध्वनियों और संकेतों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वह अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। अब आइए देखिए भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने होते हैं? आमतौर पे हम यही पूछते हैं किसी से कि भाषा कितने प्रकार का होता है या भाषा के कितने रूप होते हैं। तो देखिए भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अभी हमने देखा जूही और महक दोनों आपस में बात कर रही हैं, ये किस भाषा के अंतर्गत आ रहा है? मौखिक भाषा। और ये अध्यापिका लिखकर बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये किस भाषा के अंतर्गत आ रहा है? लिखित भाषा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम देखेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा वह होती है जो मन के भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा है। बोलकर मतलब जो हम आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हम किस तरीके से आपको समझा रहे हैं? मौखिक तरीके से ना। तो ये हमारा बात करने का जो तरीका है वो मौखिक रूप से हो रहा है, इसलिए इसे हम मौखिक कहेंगे। मन के भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा है। यह रूप सहज होता है। क्या होता है? सहज होता है, मतलब हर किसी के लिए आसान होता है और इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। मौखिक भाषा का क्या होता है? इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौखिक भाषा में का ही प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा का रूप अस्थायी होता है, परंतु अब भाषा के इस रूप को टेप करके कैसेट्स में सुरक्षित रखा जाने लगा है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि मौखिक भाषा का रूप अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब होता है जो अस्थायी न हो, मतलब जो स्थिर न रह सके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब भाषा के इस रूप को टेप करके कैसेट्स में सुरक्षित रखा जाने लगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि मौखिक भाषा, अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को समझा रहे हैं। आप इस वीडियो को सुनेंगे तब न इसे समझेंगे। तो ये क्या हुआ? ये हमारी आवाज़ आप लोगों तक तो पहुंच रही है, इसे सुरक्षित रखा गया है ना मोबाइल के द्वारा। तो यही हमारी मौखिक भाषा है। ठीक है। अगला है हमारा लिखित भाषा। क्या है? लिखित भाषा। मन के भाव और विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा है। मन के भाव और विचारों को लिख कर प्रकट करना लिखित भाषा है। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित परंतु अस्थायी है। ठीक है। ज्ञान का समस्त भंडार लिखित रूप में सुरक्षित है। अब देखिए लिखित भाषा का क्या वो है? मन के भाव और विचारों को, जैसे हमने कोई भी बात आपको कही और आपने हमें अपनी बात समझाई, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हमने हमारी बात को आप तक पहुंचाया और आपने अपनी बात को हम तक पहुंचाया। तो अभी तक मौखिक भाषा के रूप में, अब वही बात हम अपनी बात को आपके सामने लिखित रूप में देंगे। अगर हमने लिख कर दिया तो वो लिखित भाषा हो गई, और आपने लिख कर आंसर हमें दिया तो वो लिखित भाषा के तौर पे हो गई। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित परंतु अस्थायी है। अब ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सीमित है, क्योंकि जो भी हमें लिखना है हम लिख के देंगे तो वो बात करने की से कम होगा। और क्या है? ज्ञान का समस्त भंडार लिखित रूप में सुरक्षित है। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि जो हमारे साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, वो किस रूप में है? लिखित रूप में है, जिसे हम पढ़ के बहुत सा ज्ञान अर्जित करते हैं। और हमारा समस्त ज्ञान भंडार क्या है? लिखित रूप में एकदम सुरक्षित रखा गया है। जैसे हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ लिखा गया है, जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, या गीता है, कुरान है, तो ये सब क्या है? ये लिखित रूप में सुरक्षित रखा गया है। ये सारे ज्ञान के भंडार हैं। हमारा जितना भी साहित्य है सब क्या है? वो ज्ञान का संचित कोश है। तो इसलिए हम उसे लिखित रूप में रखे हैं। आपको समझ में आया मौखिक और लिखित? आगे बढ़ते हैं बोली और भाषा। अब देखिए भाषा हमने अभी पढ़ा, अब एक होता है बोली। बोली क्या होता है? तो भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर से क्या मतलब है? जो बहुत से लोग गांव से बिलोंग करते हैं,
जो लोग जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं उस प्रदेश की, उस क्षेत्र की क्या होती है, एक भाषा होती है। उस क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। सब लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक क्षेत्र विशेष, जैसे हम कहीं और किसी क्षेत्र से आए हैं, वो किसी और क्षेत्र से आए हैं, तो आम 4 तरह के क्षेत्रों से लोग इकट्ठा होते हैं, तो चारों क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां होती हैं, भाषाएं होती हैं। उस भाषा को हम बोली कहते हैं। ठीक है। भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। क्षेत्रीय स्तर मतलब क्या होता है, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र की बोली जो होती है वह बोली होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली बुंदेलखंडी है। इसी प्रकार भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ठीक है। बोली और भाषा में विशेष अंतर यह है कि बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि बोली और भाषा में विशेष अंतर यह है कि बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित है। विशेष क्षेत्र से क्या मतलब है कि जहाँ हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र की जो भी बोली होगी वह उस क्षेत्र तक सीमित रहेगी। दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे, बोली चेंज हो जाती है, थोड़ी सी जरूर हम वही बात कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग जरूर आएगा। जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। अब ये कह रहे हैं कि बोली का क्षेत्र तो सीमित है, वो अपने क्षेत्र में ही बोली जाती है, लेकिन भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, वो हर जगह बोली जाती है। बोली का साहित्य मौखिक और भाषा का साहित्य लिखित होता है। अब बोली का साहित्य मौखिक मतलब क्या, कि जो बोली क्षेत्र में बोली जाती है, क्षेत्र विशेष की बोली जो होती है, उसे लिखित रूप में नहीं रखा जाता है, लेकिन भाषा का साहित्य लिखित होता है। समझ में आया। अब है मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। अब हम देखेंगे कि मातृभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। जो भाषा हम अपने माता पिता अथवा घर के सदस्यों से सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। ठीक है। जो भाषा हम अपने माता पिता अथवा घर के सदस्यों से सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये तो आप लोगों को पता है कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। अब देखिए भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो वो है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। पहला हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, तेलुगु, तमिल, मणिपुरी, मराठी, सिंधी, बोडो, मलयालम, कोंकणी, नेपाली, संथाली, गुजराती, डोंगरी, कंकड़ और मैथिली। ये 22 भाषाएं जो हैं, इन्हें हमारे संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। इस भाषाओं को संथाली को संताली भी कह सकते हैं, कहते हैं। जो संथाली है इसको संताली भी कहा जाता है। भारत के कुछ प्रदेशों तथा विश्व के कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। अब देखिए जो भाषाएं आप मान्यता प्राप्त हैं वो ये हैं, और भारत के कुछ प्रदेशों तथा विश्व के कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। जैसे प्रदेश है और भाषा है। प्रदेश है गुजरात, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार ये देश और ये भाषा, भारत देश में हिंदी, रूस में रूसी भाषा, चीन में चीनी भाषा, जापान में जापानी भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा। ये इस प्रदेशों की कुछ भाषाएं इस प्रकार थी। अब हम आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है लिपि। अभी तो हमने भाषा के बारे में पढ़ा, अब है लिपि। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित निर्मित चिन्ह निर्मित किए गए हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, लिपि क्या होती है। एक चिन्ह होता है भाषा के लिखने के
एक ढंग होता है, एक चिन्ह होता है, उसी चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संसार की कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। देखिए, ये भाषा है, ये लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरमुखी, बंगाली की बंगला, फ्रेंच की रोमन, जर्मन की रोमन। अब है व्याकरण। हमारा अगला टॉपिक है व्याकरण। हमारे चैप्टर में 3 टॉपिक दिया गया है, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो ये हमारा व्याकरण है। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, हमारी भाषा में शुद्धता नहीं आएगी। अब देखिए, ये क्या कह रहे हैं, यह आवश्यक है कि हम जो कुछ भी बोलें या लिखें वह शुद्ध हो। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने या लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम व्याकरण का ज्ञान हमारे अंदर नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे? भाषा को शुद्ध रूप में न बोल पाएंगे और न लिख पाएंगे। तो देखिए, व्याकरण की परिभाषा ये है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है। यदि हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं है तो हम भाषा का सही प्रयोग सही रूप से नहीं कर सकते। जैसे देखिए, अब ये अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध वाक्य है। अब इसमें हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है और इसमें हमने व्याकरण के द्वारा इसे शुद्ध रूप में लिखा है। गाय घास चर रहा है, ये सही है? नहीं ना। तो हम इसे शुद्ध रूप में लिखेंगे। हमें व्याकरण का यदि ज्ञान होगा कि गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, तो वो उसका क्रिया क्या होगा? रहा है होगा कि रही है होगा। तो गाय घास चर रही है। कुत्ता भौंक रहे हैं, तो कुत्ता क्या कर रहे हैं? ये एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है? तो कुत्ता भौंक रहे हैं, तो इसे हम व्याकरण हमें आता रहेगा तो हम लिखेंगे कुत्ता भौंक रहा है, क्योंकि एक कुत्ता है वो भौंक रहा है। तितलियाँ उड़ रही हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं। यहाँ तितलियाँ दिया है, बहुवचन है, कई तितलियाँ हैं और उड़ रही है, तो ये एक वचन का दे दिया है क्रिया, तो यहाँ हम लिखेंगे तितलियाँ उड़ रही हैं। तो जब तक हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होगा, हम कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द सही से नहीं लिख पाएंगे बच्चों। तो बच्चों, ये हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, जो कि एक्सरसाइज आप लोगों को अपने बुक में ही करना है और जो क्वेश्चन आंसर है वो PDF के माध्यम से जाएगा, तो आप लोग उसे लिखेंगे। देखिए, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, भाषा के 2 रूप होते हैं, इसलिए पहले वाले पे आप लोग सही का टिक लगाइए। ज्ञान का समस्त भंडार इस रूप में सुरक्षित है? 3 ऑप्शन दिया है कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक। किस रूप में सुरक्षित है? लिखित में। अभी हमने पढ़ा कि ज्ञान का समस्त भंडार लिखित रूप में सुरक्षित है, तो ये आपका आ गया लिखित। ये दूसरा वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? अभी हमने पढ़ा है, रीडिंग लगाया है, आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा 18, 22 या 32। अभी हमने पढ़ा ना कि भारत के संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए आप लिखेंगे 22 पे टिक करेंगे। इन क्रियाओं में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है? सही का चिन्ह लगाइए। SMS करना लिखित, ईमेल करना लिखित, पत्र लिखना लिखित, दादी का कहानी सुनाना मौखिक, मोबाइल पर गाना सुनाना मौखिक। सही कथनों के आगे और सही और गलत के आगे क्रॉस लगाइए। मन के भावों को बोलकर प्रकट किया जा सकता है? गलत। अस्थाई मौखिक भाषा का अस्थायी रूप है? सही। भाषा और बोली में अंतर होता है? सही। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? सही है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है? ये भी सही है। ठीक। अब नीचे दी गई लिपियों से संबंधित सभी भाषा पर सही का टिक लगाइए। रोमन लिपि किस भाषा की है? पंजाबी, अंग्रेजी या अरबी? तो सही है अंग्रेजी। देवनागरी, चीनी, गुरुमुखी या संस्कृत? तो हम संस्कृत पे सही का टिक लगाएंगे। गुरुमुखी जापानी, पंजाबी या फारसी?
तो पंजाबी पे हम सही का टिक लगाएंगे। बांग्ला देवनागरी लैटिन, तो बांग्ला पे लगाएंगे। फारसी, संस्कृत, उर्दू और तमिल, तो इस पे लगाएंगे उर्दू पे। ठीक है, अगला एक्सरसाइज है हमारा मौखिक भाषा का रूप सहज होता है। सही शब्दों द्वारा वाक्यों को पूरा करो। यहाँ लिखेंगे मौखिक भाषा का रूप सहज होता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है? बोली। यहाँ लिखेंगे बोली। डैश का क्षेत्र व्यापक होता है, किसका? भाषा का। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है। ये एक्सरसाइज आप लोग बुक में ही लिखेंगे, बुक से ही आप लोग पढ़ेंगे। बाकी अगला आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से जाएगा, तो पीडीएफ के माध्यम से हम क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। आप लोग ये चैप्टर अच्छे से, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर से इसे एक बार रिपीट कीजिएगा, अपने आप रीडिंग लगाइएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर हम अगले चैप्टर में अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़िए और लर्न कीजिए और अच्छे से पीडीएफ लिख लीजिएगा। थैंक यू।